नमस्कार, मैं पीसी सैनी। आज हमारे स्टूडियो के मेहमान कम उम्र में ही राजनीति की पहचान रखने वाले और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भी एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, कांग्रेस सेवादल अजीतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार थोई, जिनसे हम रूबरू होंगे प्रथम चरण और द्वितीय चरण के मतदान पूरे होने की स्थिति को लेकर और क्या चल रहा है भारत की राजनीति में। इस लोकसभा चुनाव को लेकर हम उनसे तमाम बातें जानेंगे। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्रथम चरण की स्थिति क्या है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रथम चरण को आप किस रूप में देख रहे हो, उसके बारे में। देखिए, प्रथम चरण में जो चुनाव का प्रतिशत है वो कम रहा है। इसका जो मुख्य रीजन है वो जो गर्मी का मौसम है, मोस्टली जैसे मान लो अपन राजस्थान की बात करें, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो गर्मी के मौसम की वजह से भी जो वोटिंग परसेंट है वो कम रहा है। और साथ ही अगर अपन ओवरऑल बात करें तो वोट परसेंट रहने का कम रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान है वो मिलेगा, क्योंकि प्रथम चरण में जैसे राजस्थान में जो 13 सीटों पर चुनाव हुए थे, उनमें से इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं उनमें से 6 से 7 सीटों पर इंडिया अलायंस है वो काफी मजबूत स्थिति में है। और इसका रीजन यही है कि जैसे जो परंपरा पहले से चली आ रही है, उस परंपरा की बात करें तो वोट परसेंट कम होने का मतलब है कि सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान। और इंडिया अलायंस है वो प्रथम चरण में, अगर अपन प्रथम चरण के चुनाव की बात करें तो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। सर, दूसरे चरण की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन किस स्थिति में है? दूसरे चरण में वोटिंग परसेंट जो है वो कुछ बढ़ा है। उसके कई मायने हैं। जैसे मान लीजिए कि किस जो चुनावी स्थितियां हैं, चुनावी स्थितियों के हिसाब से सरगर्मियां बढ़ती हैं। आप समझते हैं इस चीजों को, स्टेटमेंट भी अजीब तरीके के दिए जाते हैं। तो उन आधार पर अपन देखें तो इंडिया अलायंस की जो स्थिति है, ओवरऑल मैं बात करूं केवल राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं तो इंडिया अलायंस से लगभग 12 से 13 सीटें हैं वो लगभग जीत रही है। और 13 सीटों में तो लगभग जीत की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा 3 से 4 सीटें हैं उनमें कांटे की टक्कर है। तो अब की बार जो मोदी सरकार ने जो नारा दिया था कि अब की बार क्लीन स्वीप करेंगे, हैट्रिक बनाएंगे, 25 की 25 सीटें जीतेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप जैसे आम अगर वोटर हैं उनकी आवाज अगर आप जाने, उनकी आवाज अगर आप सुने तो आपको पता चलेगा कि ऐसी स्थिति है नहीं। तो वर्तमान में इंडिया अलायंस की स्थिति के बारे में बात करें तो इंडिया अलायंस से 25 जो सीटें हैं उनमें जो चुनाव हो चुके हैं राजस्थान में लोकसभा के, तो उनमें मजबूत स्थिति में है। सर, यह लोकसभा चुनाव विकास की राजनीति से हटकर हिंदू मुस्लिम पर चला गया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, चुनाव में अक्सर कई तरह के मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं। जैसे आप समझते हैं, आपने काफी समय से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी आपकी होती रहती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जिस तरह से मुद्दे उठते हैं, जिस तरह से लोगों में बातचीत होती है, तो वास्तव में अगर आज की परिप्रेक्ष्य में अपन इस बारे में बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में स्थिति ये है कि जो एक आम नागरिक की आवाज है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की आवाज है, युवा की आवाज है, महिला की आवाज है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पहली बात तो ये कि चुनाव से पहले बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे थे। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम मंदिर में हमने भी चंदा दिया है, तो राम सभी के हैं। अब उन्होंने शुरुआत की राम मंदिर से, तो राम मंदिर का जो मुद्दा था उनको लगा कि यार ये फीका पड़ गया, क्योंकि इसमें सभी ने, राम सबके हैं, राम सब में है, तो वो तो मुद्दा है ही नहीं। इसलिए उन्होंने तो जबरदस्ती उसको मुद्दा बनाया। तो धीरे धीरे उनको लगा कि यार हम कहीं ना कहीं रॉन्ग वे में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने दूसरे मुद्दे बीच में उठाना शुरू कर दिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, जैसे बीजेपी के पास या एनडीए जो गठबंधन है,
उनके पास वास्तव में अगर देखा जाए तो एक जो नागरिक है, आम जो लोग हैं, उनकी समस्याओं के बारे में उन्होंने ना तो मैनिफेस्टो में कोई चर्चा की, उन्होंने जो घोषणा पत्र किया, जो जारी किया, उसमें भी उन्होंने इस तरह की कोई मतलब बात नहीं की। उसके अलावा उन्होंने केवल हिंदू, मुस्लिम ये वो कई तरह के जो मुद्दे हैं, उन पे उन्होंने बात की। धारा 370 के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि धारा 370 के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी जो कुछ जो अनुच्छेद हैं, उनको हटाया गया है। उसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, वो एज़ इट इज़ हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कांग्रेस सरकार बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। उनके इस स्टेटमेंट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं या फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर दूँगा तो हो सकता है कि कल लोग मेरे घर पे ही पहुँच जाएँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो पोस्ट पर जो बंदा बैठा है, एक पीएम स्तर का जो लीडर है, उनके मुँह से ये स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगता। उन्होंने ये कहा कि 400 पार, अब की बार 400 पार, उन्होंने हर बार बढ़ाया। पिछली बार 350 का, अब की बार 400 पार कर लिया। तो उनको ये लगना चाहिए कि 450 का तो आप 400 का तो आप नारा ही दे रहे हो। अगर 400 का आप नारा दे रहे हो, तो कांग्रेस तो आपके कहीं टच में ही नहीं है। भाई जैसे अगर बात करें, तो आप 400 पार कह रहे हो, 400 पार तो आपका ऑलरेडी नारा ही है, तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं बन रही है आपके अकॉर्डिंग। तो फिर इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, भारतीय राजनीति के लिए सोचने वाली बात है। युवा जो पीढ़ी है आने वाली, उसके लिए सोचने वाली बात है कि युवा पीढ़ी भविष्य में क्या सोचेगी। कि एक प्रधानमंत्री लेवल का जो बंदा है, वो ये कह रहा है कि भई आपके मंगलसूत्र चले जाएँगे अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंगलसूत्र कैसे चले जाएँगे आप बताइए? कांग्रेस जो ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, इंडिया अलायंस ने जो अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ये स्टेटमेंट वो कहाँ से लाए हैं, किस तरह से लाए हैं, ये तो वो जाने। भई वो पीएम लेवल के बंदे हैं, मैं एक मतलब छोटे से गाँव का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं इतनी बड़ी बात तो उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उनको ऐसे स्टेटमेंट देने की आवश्यकता पड़ कहाँ रही है। दूसरी चीज़, भई जैसे अगर अपन एक नॉर्मल बात करें, अपने ग्रामीण स्तर की बात करें, महिलाओं को पता है कि उनके मंगलसूत्र की सुरक्षा कौन करेगा। मंगलसूत्र की सुरक्षा उनके पति कर सकते हैं, और जो पति रहे हुए हैं, जो वर्तमान में पति हैं, वही मंगलसूत्र की परिभाषा जान सकते हैं। बिना पत्नी वाला मंगलसूत्र की भाषा नहीं जान सकता। सर, चुनाव से पहले मोदी जी या हम कहे बीजेपी हर जगह पे ये कह रही थी अब की बार 400 पार, लेकिन प्रथम चरण के चुनाव के बाद ये नारा कहीं विलुप्त हो गया। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि अब ये नारा सुनने को नहीं मिल रहा है? जी, बिल्कुल। देखिए जैसे कि अभी आपने इससे पहले जो प्रश्न किया हमारे से कि भई जो मंगलसूत्र वाली बात आई, तो ये आपका जो प्रश्न है उससे बिलॉन्ग करने वाला ही है। कि एक्चुअल में क्या हुआ कि इन्होंने 400 पार का नारा दे दिया। लेकिन 400 पार का नारा इन्होंने किस आधार पर दिया? जनता समझदार हो चुकी है। जनता आज आप एक समय था हमारे पिताजी, दादाजी के समय, जब एक गाँव का सरपंच कोई चुनाव लड़ता था, सरपंची का, तो वो एक बंदे को कह जाता था, बाकी सब उसी को वोट देते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आज घर में अगर 5 बंदे हैं, तो 5 को कहना पड़ता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अब उन्होंने क्या है कि शुरू-शुरू में फ्लो में 400 पार का नारा दे दिया। अब जैसे ही प्रथम चरण के चुनाव हुए, 102 लोकसभा सीटों पे जब चुनाव हुए, तो उन्होंने समझा इस चीज़ को कि अपनी स्थिति बहुत ही खराब है। जो डाटा उन्होंने दिए, उन डाटाओं से भी ज़्यादा स्थिति खराब है, इसलिए उन्होंने वो 400 पार का जो नारा था, मोदी जी अपनी हर सभा में कहते थे, अब की बार 400 पार। पहले कहते थे, अब की बार मोदी सरकार, और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों ने उनकी सभा में जैसे ही वो नारा लगाते हैं, अब की बार, तो लोगों ने कह दिया, तू रहबा दे यार। तो उन्होंने ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया उनको। तो वो 400 पार वाला नारा है, उनको खुद को ये पता है कि अब की बार मुश्किल से अगर गवर्नमेंट बन पाती है, तो बनेगी। बाकी मैं आपको बताऊँ कि इंडिया अलायंस की स्थिति बहुत मजबूत है। एनडीए के हिसाब से अगर देखें, तो इंडिया अलायंस की स्थिति ठीक है, मजबूत है, और यही डर आप अगर एनालिसिस करें, तो पीएम मोदी के जो चेहरा है, उस चेहरे पे आप देखें कि जो सिकन है,
वो बिल्कुल कन्फर्मली मालूम चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़, 400 पार का नारा आप किस आधार पर दोगे? भई आपके जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उन पूर्व सांसदों के आप कोई एक काम गिना दीजिए। हमारे यहाँ सीकर में जो सुमेधानंद सरस्वती जी हैं, जो सांसद रहे हुए हैं, उनके पास खुद का कोई काम नहीं है। अगर वो गिनाएँ अपना काम, तो वो बिल्कुल उनको लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। उनके पास मोदी जी का चेहरा है। बोले साहब हम तो मोदी को पीएम देखना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई साहब मोदी को पीएम बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी की, युवा की, महिला की, गरीब की जो बात है वो सुनेगा, उसी को वोट मिलेगा। तो सर कहीं न कहीं जनता को ऐसे डर तो लग रहा होगा कि 400 पार इसका मतलब कुछ उलट-पुलट ना हो जाए, इस बात को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जैसे आपने देखे होंगे कि जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे प्रथम चरण के, उस समय बहुत से बीजेपी के जो दिग्गज लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि भई अभी हमें 400 पार आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि 400 पार नहीं करवाएँगे तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। जैसे कि नागौर से ज्योति मिर्धा ने कहा कि हमें 400 पार होना आवश्यक है, ताकि हम संविधान में संशोधन कर सकें। हम ये जानना चाहेंगे कि बाबा साहेब का जो संविधान बनाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया है, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने संविधान बनाया है। जो आम नागरिक है, उनकी भावनाओं के अनुकूल संविधान बनाया है। तो भैया आपको संविधान से दिक्कत कहाँ है? एलर्जी कहाँ है आप संविधान से? एक आम आदमी की आवाज़, आप कल्पना करके देखिए कि राजा महाराजाओं का जो समय था, उस समय आप राजा के कुएँ से पानी तक नहीं पी सकते थे। जहाँ आपको ये अधिकार दिया कि भैया आप भी वोट डाल सकते हैं, राजा चुन सकते हैं। उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर ये 400 पार जाते हैं, जनता को ये लगा कि यार ये 400 पार जाएँगे तो संविधान को ही बदल देंगे। संविधान को बदलने का मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन परिस्थिति के अनुसार होते रहे हैं, पहले भी हुआ है। लेकिन आप संविधान को बदलने की बात करेंगे, तो ये थोड़ा-सा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात होगी। और आम जो जनता है, वो जो चाहती है, आम नागरिक जिसको अधिकार है वोट डालने का, अपना नेता चुनने का, अगर उसको आप मतलब झुठलाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं प्रजातंत्र, लोकतंत्र के ऊपर ये एक तरह से कुठाराघात है। सर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने बालेंद्र सिंह शेखावत और अमीन खान को बर्खास्त किया है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है या आपका क्या विचार है? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि बालेंद्र सिंह जी हैं वो श्रीमाधोपुर से मतलब एक विधानसभा का जो चेहरा थे, उन्होंने टिकट की भी माँग की थी पार्टी से। अब पार्टी ने क्यों नहीं दी, कैसे नहीं दी, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन भई पार्टी ने अगर निर्णय लिया है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ सच्चाई भी हो, और हो सकता है कि पार्टी ने भई व्यक्ति विशेष के खिलाफ पार्टी अगर निर्णय लेती है, क्योंकि वो निर्णय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो पार्टी का निर्णय है, आला कमान का निर्णय। जो रंधावा जी हैं, उन्होंने अपने लेटर पैड पे वो जो है उनका निष्कासन है, वो जारी किया है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ रहा हो, कुछ गलत रहा हो या उनको कुछ लगा हो। तो अभी तक ये मैं इस बारे में कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा कि हो सकता है कि भई जैसे मान लीजिए कि बालेंद्र सिंह जी को और अमीन खान जी को पार्टी ने कहा हो कि भई आप अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहें, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें, तो हो सकता है कि वो पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है। पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप समझते हैं बालेंद्र सिंह जी भी अपने आप में बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा है। पीसीसी के सचिव भी रहे हुए हैं, और काफ़ी बड़े लीडर हैं। तो हो सकता है कि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो वो चीज़ें बदल सकती हैं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। सर चुनाव से पहले भी बीजेपी राम मंदिर जैसे राम मंदिर मुद्दा था उनके पास, ये धारा 370 जैसे मुद्दे थे। अब वो मुद्दे या उन पे चर्चाएँ करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। वजह क्या हो सकती है या फिर ये शब्द क्यों नहीं सुनने को मिल रहे हैं, ये मुद्दे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या जनता इन मुद्दों को लेकर उनको सुनना पसंद नहीं कर रही या फिर उनको लग रहा है कि ये मुद्दे अब जनता को बेअसर कर रहे हैं, उन पे असर नहीं डाल रहे? क्या है आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है कि एक निश्चित समय तक एक निश्चित टॉपिक है वो काम कर सकता है, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि राम सबके हैं, राम सब में हैं। आप जय श्री राम का नारा देते हो, जय श्री राम का नारा हम भी देते हैं। हमारे भी राम हैं, हमने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, हमने भी राम राम हमें हमारे अंदर भी है, हम राम को मानते हैं। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि राम हमारे हैं, राम किसी के नहीं, राम सबके हैं। क्योंकि देखिए आप जैसे रामलीला वगैरह में भी आप
का अभिनय रहता है, तो आप राम को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, आप हमारे से भी बढ़िया तरीके से आप राम को जानते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक राम के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है, उसको चुनाव में मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने पहले दिन उनको पता था कि भाई कल मेरा राज्याभिषेक होगा, और दूसरे दिन उसको कह दिया जाए कि भैया तेरे को तो वनवास जाना है, ठीक है। उस स्थिति में भी उन्होंने एकदम शांत चित्त होकर के अपने पिता से, माताजी से, गुरुओं से आज्ञा लेकर के और वो वहां जाते हैं। ऐसी स्थिति वर्तमान में नहीं है। जो लोग राम का नारा लेकर के और राम का सहारा लेकर के राज तक आना चाहते हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राम तो वो थे जिन्होंने राज त्याग दिया कि किसी भी तरह से स्थिति एक रहे, देश एक रहे, राज्य एक रहे, बिखरे नहीं, इसके लिए उन्होंने त्याग दिया। तो ये लोग अब जबरदस्ती उस चीज का नारा देते हैं। राम सबके हैं, लोग समझ गए इस चीज को, तो ये मुद्दा इनका चलने वाला नहीं है। इसलिए इन्होंने पिछले जो शुरुआत जब चुनाव की हुई थी तब उन्होंने खूब नारे दिए, लेकिन अभी दूसरे तीसरे चरण में आप देख रहे हैं, 2 चरण हो चुके हैं, उनमें आप देख रहे हैं कि ये मुद्दा लगभग गायब हो गया। और 370 की ये बात नहीं करते, क्योंकि 370 की बात इसलिए नहीं करते, इनको पता है 370 के बारे में बोलेंगे, लोग समझदार हो चुके हैं कि 370 के कौन-कौन से अनुच्छेद इन्होंने हटाए हैं और उसका क्या लाभ एक आम नागरिक को मिला है, ये सब जानते हैं। इसलिए ये मुद्दे एक फौरी कल्पना के रूप में मैं देखता हूँ। और वर्तमान की स्थिति के बारे में अगर अपन बात करें, तो देखिए बीजेपी के पास मुख्य जो मुद्दा है, मेन जो मुद्दा है, वो है ही नहीं। विकास के बारे में बात करनी चाहिए, और मैं ये नहीं कहता कि विकास के बारे में आप बात मत करिए, मैं तो ये भी कहता हूँ बात विकास की करिए मत। विकास सतत प्रक्रिया है, वो होती रहेगी, उसके बारे में बात मत करिए। लेकिन आप युवाओं के हक की बात करिए, आप जो महिलाएं हैं उनके हक की बात करिए। आपने कहा उज्ज्वला में हम कनेक्शन दे देंगे, उज्ज्वला को आपने इस तरह से डाइवर्ट कर दिया कि लोगों की सब्सिडी नहीं आ रही है, मतलब क्या निकलता है। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है कि अगर वास्तव में आप प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र की आप रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए आप वहां बैठे हुए हैं, तो केवल इतना ही देखिए कि आम जनता क्या चाहती है। पिछले अगले जो 3 चरण हैं उनमें आप जनता की बात करिए, लोगों के मन की बात करिए, लोगों के मन की अपनी अपनी जो मन की बात है वो लोगों को मत सुनाइए। आपकी मन की बात लोग क्यों सुनेंगे, ये बताइए। आप लोगों के मन की बात उनसे करिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि वास्तव में एक अच्छी सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आप दिशाहीन मुद्दे अगर बात करेंगे लोगों के, तो आज नहीं तो कल जनता को समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं आप उसी तरह से विलुप्त हो जाओगे जिस तरह से बड़े तानाशाह विलुप्त हुए। बात करेंगे सिक्कर लोकसभा सीट पर, कौन, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? एक ही लाइन में जवाब दीजिए। देखिए वर्तमान में जो अमराराम जी हैं उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत है, और लगभग 1.5 लाख वोटों से अमराराम जी हैं वो चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। खुद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो हार मान चुके हैं। 1.5 लाख प्लस से अमराराम चुनाव जीत रहे हैं, इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनके पास मुद्दा था, उनके पास कैरेक्टर था, चरित्र था कि हाँ मैं स्वयं हूँ, उन्होंने खुद के नाम से वोट मांगे। लेकिन जो विपक्षी थे उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, उन्होंने केवल मोदी जी के नाम से वोट मांगी। तो 1.5 लाख वोटों से लगभग अमराराम जी हैं चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से जीते। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप हमसे जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए और हमने आपसे इतनी सारी बातें की। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।